fourth chapter, that is solution. सो सोल्यूशन इज बेसिकली आप सबको पता है, आप लोगों ने प्लस टू में भी पढ़ा है सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को, आप सब्सटेंसेस को आप क्या करते हो, मिक्स करते हो और एक कंपोजिशन बनाते हो. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं. बेसिकली सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉलर होते हैं. इनफैक्ट उनका डायमेंशनलेस होते हैं और उनका साइज बहुत ही स्मॉलर होता है. ठीक है, और सोल्यूशन जो आपका होमोजेनियस सोल्यूशन एक बारी बन जाता है, फिर उसके कंपोनेंट्स को अलग करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट विद एनी फिजिकल मेथड. फिल्ट्रेशन या किसी भी मेथड से अगर आप करना चाहो तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, अच्छा, अब आती है बात जिन सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन आपका दो कंपोनेंट से बनता है उसको आप क्या बोलते हो, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हो. ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन में जो आपके दो कंपोनेंट्स हैं, ये भी आप सबको पता होगा कि जो आपका कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो आपका ग्रेटर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस. ठीक है, अब नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि आपका जो सॉल्यूशन वो कितनी तरह का होता है. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, कि आपका सोल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा. सपोज आपका सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी आपकी गैस है, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो गैस इन गैस बनेगा. सपोज आपका सोल्यूट जो है वो लिक्विड है, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो आपका लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन बनेगा. राइट, ओके. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले कंसंट्रेशन आप सबको पता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है. ठीक है, सपोज आपने 2 ml पानी लिया, अब उसमें आप अपना सोल्यूट कितना डाल रहे हो, दैट इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके सोल्यूट के ऊपर. अच्छा, अब आप कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन को वेरियस वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे पेज नंबर 2 में मैंने एक चार्ट सा बनाया है, लाइक परसेंटेज हो गया, पीपीएम हो गया, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, इन सब, मोल फ्रैक्शन, इन सब में आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन को डिपेंड करते हो. डिपेंड करता है कि आप किस टर्म्स में इसको करना चाहते हो. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा मास परसेंटेज. मास परसेंटेज सबको पता है आपको कि मास परसेंटेज क्या होती है, कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो गया. ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट आता है आपके पास पीपीएम. बेसिकली पीपीएम क्या होता है, कि जब आपका सोल्यूट बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना, तो तब आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करोगे इन पीपीएम. राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, कि सपोज आपके पास एग्जाम्पल है कि आपका 2 × 10⁻³ ग्राम्स ऑफ क्लोरीन जो है वो मिक्स करा है आपने 1 लीटर वाटर में. ठीक है, तो आप, क्योंकि आपका क्लोरीन जो सोल्यूट है वो आपका इतना ज्यादा लेसर अमाउंट में है, देखो 2 × 10⁻³ तो वो कितना कम होगा, तब आप इसकी कंसंट्रेशन को सिर्फ पीपीएम में ही आप जो है निकाल सकते हो. ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ और आपका जो है वो निकल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, मोलैरिटी. अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी. ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये पेपर में आ जाता होता है और इन सब के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहला तो मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, दोनों में ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन मोलैरिटी में नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, जब वॉल्यूम की बात की है तो मोलैरिटी आएगी, जब मास ऑफ सॉल्वेंट की बात की है तो वहां पे मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. और नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकालते हो, मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो इन सब के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक न्यूमेरिकल तो पक्का आता ही आता है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आती है फॉर्मेलिटी, उसका फॉर्मूला. अच्छा, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मोल फ्रैक्शन. ये भी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास एक लिक्विड है. ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, तो आप दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालोगे. ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे तो सभी के आने. ठीक है, लाइक सपोज अगर आप एक्स ए के
आपके पास कोई लिक्विड है, उसमें XA की आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे Na, ठीक है। और नीचे सपोज आपके पास टोटल 2 है तो Na प्लस NB हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सेकेंड कंपोनेंट का निकालना है तो फिर जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड लाइक बी का निकालना है तो NB ऊपर आ जाएगा, नीचे Na प्लस NB ही रहेगा, नीचे सेम रहेगा जितने कंपोनेंट्स है उनका प्लस, और ऊपर जिसका निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा सल्यूट को नंबर 2 देना है और सॉल्वेंट को नंबर 1 देना है, ठीक है। लाइक XA एंड XB है तो इसमें से सल्यूट कौन सा होएगा, XB, और सॉल्वेंट होएगा XA। अच्छा, एक और बात, ऑलवेज द sum of the mole fractions is always equals to unity, ठीक है। लाइक सपोज अगर दो कंपोनेंट्स है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB हमेशा 1 के इक्वल होएगा। ये पेज नंबर 4 पे मैंने सारा लिखा है, नंबर 5 से मेरे PDF के अकॉर्डिंग, ठीक है। उधर आपका आता है फिगेस्टी एंड एक्टिविटी, ठीक है। अब फिगेस्टी एंड एक्टिविटी क्या होती है, देखो जो आपकी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियली बिहेव नहीं करती, तो हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो मतलब जो वेपर्स होंगे वोलेटाइल लिक्विड के, वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो मतलब हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि रियल गैस के लिए जो प्रेशर है वो आइडियल गैस की जो प्रेशर है वो बिल्कुल उनसे सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि रियल गैस के लिए जो प्रेशर है दैट इज नॉट सेम टू द प्रेशर फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव ही नहीं करती, राइट। अच्छा, तो हमने क्या करना है, रियल गैस के एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस ने टर्म इंट्रोड्यूस की फिगेस्टी, ठीक है। अब फिगेस्टी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फिगेस्टी इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस में जो प्रेशर होता है, फिगेस्टी क्या करना है, प्रेशर को मतलब प्रेशर की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। और एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी जो है आपने सोल्यूशन में कंसंट्रेशन की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अच्छा, Lewis made use of partial molar free energy to account for the deviation from ideality. लुइस ने क्या किया कि पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी जो होती है उसने उसको यूज करके फिगेस्टी एंड एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट किया फॉर स्टडिंग द डेविएशंस, जो रियल गैस की डेविएशन है फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। तो पहले आती है फिगेस्टी। अब फिगेस्टी पेज नंबर 5 पे है। केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल की हेल्प से फिगेस्टी को एक्सप्लेन करना है। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ P, वेयर P इज प्रेशर एंड म्यू इज केमिकल पोटेंशियल, म्यू नॉट इज केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। नाउ फिगेस्टी कब इंप्लीमेंट होगी, जब फिगेस्टी को रिप्लेस कर देना प्रेशर से, तो जिधर प्रेशर है उधर क्या आ जाएगा F, मतलब P की जगह पे F आ जाएगा। नाउ फिगेस्टी एंड आइडियल बिहेवियर, फिगेस्टी एंड आइडियल प्रेशर जो है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, F इज इक्वल्स टू गामा P, वेयर F इज फिगेस्टी, P इज प्रेशर एंड गामा इज फिगेस्टी कोफिशिएंट। बस फिगेस्टी का इतना ही है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। अब जैसे फिगेस्टी थी वैसे ही क्या एक्टिविटी, फिगेस्टी क्या है, सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर, एक्टिविटी इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कंसंट्रेशन। अगेन केमिकल पोटेंशियल लगाया म्यू नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ, इधर क्या आएगा C, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन है। अब एक्टिविटी कब आएगी, जब C की जगह पे A को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। अब एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन कैसे रिलेट करते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू गामा इनटू C, जैसे फिगेस्टी में किया सेम वैसे। अब इस बारी गामा क्या होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा A/C, ठीक है। C क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी तो C की जगह पे क्या आ जाएगा M, तो गामा क्या मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ एक्टिविटी अपॉन मोलैलिटी। Now comes to your 7th page number, that is Rawls law. It is again very important topic. देखो अब रॉल्स लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपका आता है रॉल्स लॉ, आपने दो कंडीशंस में पढ़ना है। पहले आप पढ़ोगे उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। सेकेंडली आप इसको पढ़ोगे फॉर द वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। पहले हम इसको स्टडी करेंगे रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सबसे पहले जो बात आती है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप सबको पता है, इवेपोरेटिंग एंड नॉन इवेपोरेटिंग, ठीक है। तो पहले जैसे कि मैंने डायग्राम भी बनाया है 7th पेज नंबर पे, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपका प्योर सॉल्वेंट है,
कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। अब उसमें आप क्या करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से जो आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब वो डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि जो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है ना, वो क्या कर देता है, आपके सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब चलो आगे। रॉल्स लॉ बेसिकली ना आपको क्या देता है, ये आपको रिलेशन देता है किस किस में, जो आप सल्यूट ऐड कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन और जो आपका वेपर प्रेशर लोअर डाउन कर रहा है। तो मतलब बेसिकली ये आपको रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप सब समझ रहे हो ना, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर जो है वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रॉल्स लॉ आपका क्या देगा, रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। अब इसकी स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेट करता है रॉल्स लॉ, बेसिकली ये क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट ले रहे हो, उसका वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अब देखो, कोई भी टर्म आप लोग के लिए नई नहीं है। मोल फ्रैक्शन जैसे हमने अभी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। और प्रेशर तो आप सबको पता ही है। तो मतलब बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो आपका किसके इक्वल आएगा, x1 इंटू पी नॉट, ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिखा है एक्सप्रेशन में। तो x1 क्या आपका मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का, और पी नॉट क्या आपका प्रेशर इन द प्योर स्टेट, राइट। अच्छा, अगर हम पी नॉट को पी एस से डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू x1। x1 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर ये x1 है तो मैंने क्या बोला था कि ऊपर क्या आएगा, n1 आएगा, क्योंकि हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। अगर दो कंपोनेंट्स हो तो नीचे क्या आएगा, n1 प्लस n2, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मोल फ्रैक्शन आप सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम 1 से माइनस कर दें और फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो क्या आ रही है, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, ये क्या आ रही है हमारी प्योर स्टेट में से। अब हम गिवन स्टेट का प्रेशर माइनस करें तो ये हमारे पास आ रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। कि आपका जो गिवन स्टेट है वो प्योर स्टेट के कंपैरेटिवली कितना वेपर प्रेशर आपका जो है लोअर डाउन हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राइट हैंड साइड पे आपका क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब आपको कैसे पता चला कि ये सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, n2, और मैंने क्या बोला था कि n2, टू का मतलब क्या है, टू हमेशा आपका होगा सल्यूट के लिए, ठीक है। तो मतलब ये आपका आ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो बेसिकली हमें क्या बता रहा है राउल्स लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन relative lowering of vapor pressure and कंसंट्रेशन। मोल फ्रैक्शन भी तो एक तरह की कंसंट्रेशन ही है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं उसमें, ठीक है। तो ये था हमने जो प्रूव करना था, जो हमने पहले बोला था। अच्छा, आगे आता है अगर हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब देखो, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है ना। तो मतलब टू हमारा किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए। तो मतलब n2 इज फार लेसर देन n1, ठीक है। अब जो चीज बहुत कम है उसको हम क्या करते हैं, ग्रेटर के कंपैरेटिवली निग्लेक्ट कर देते हैं हमेशा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारा n2 क्या हो जाएगा, n1 के कंपैरेटिवली निग्लेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाले n2 को निग्लेक्ट नहीं करना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उधर n1 नहीं है। निग्लेक्ट हमेशा चीज तभी होती है जब उसके कंपैरेटिवली कोई लार्जर अमाउंट में चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। नीचे है n1 प्लस n2, तो उधर आप n2 को क्या कर दोगे, निग्लेक्ट। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, ठीक है। अब पी नॉट क्या है, प्रेशर इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। तो मतलब नीचे वाला पी नॉट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2। तो यही तो हम बोल रहे थे कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। यही तो रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट थी। अच्छा, अब इससे आप एक चीज बड़ी क्लियर कट बता सकते हो कि अगर आप कोई भी
दो सॉल्वेंट ले रहे हो, सेम सॉल्वेंट्स ले रहे हो, सेम क्वांटिटी के ले रहे हो, और उसमें दो इक्विमोलर क्वांटिटीज के दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों में जो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर होगी, मतलब दोनों में जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा वो बिल्कुल क्या करेगा, सेम करेगा, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। जब सॉल्यूट भी सेम डाला, सॉल्वेंट भी सेम है, तो मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगी, सेम होगी। ये हो गया आपका रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, क्लियर है। अब हम कर रहे हैं रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी सोल्यूशन की अगर हम बात करें, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है हमारे, जिसमें कोई भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे दोनों कंपोनेंट्स जो है वो हमारे लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी टेंडेंसी है एक दूसरे को एस्केप करने की, ठीक है। तो मतलब वेपर स्टेट में दोनों ही वेपर्स को कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। अब रॉल्स लॉ को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमेशा याद रखो, पार्शियल वेपर प्रेशर की टर्म्स में इसको क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड्स ले रहे हैं, ठीक है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके पार्शियल प्रेशर्स होंगे P1 एंड PA एंड PB, और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी मोल फ्रैक्शंस होंगी XA एंड XB। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो PA किसके इक्वल आएगा, XA इंटू PA नॉट, PB किसके इक्वल आएगा, XB इंटू PB नॉट, ठीक है। दोनों का अगर निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पेज नंबर 9 के ऊपर ये सारा किया हुआ मैंने, ठीक है। तो अगर हमने दोनों का क्या निकालना है, समीशन, मतलब टोटल प्रेशर लेना, तो समीशन कर दो, तो समीशन करेंगे तो प्रेशर किसके इक्वल आएगा, XI समीशन ऑफ XI इंटू PI, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। आई होप कि आप सबको क्लियर है, ठीक है। आगे आती है इसके लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या है कि एक तो आपका रॉल्स लॉ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो वो सॉल्यूट के ऊपर तभी डिपेंड कर रहा है ना जब आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो नीचे से, ठीक है ना। तो मतलब कि वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट के लिए। अगर डाइल्यूट नहीं होंगे तो निग्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आगे आता है कि ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, जब आपका वॉल्यूम चेंज एंड एंथैल्पी चेंज है जो वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, आगे ये सिर्फ एप्लीकेबल है जब बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1। बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 का मतलब क्या है कि ना तो आपका सल्यूट डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, क्योंकि अगर सल्यूट की डिसोसिएशन हो गई तो आप रॉल्स लॉ को वहां पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आपका आता है टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब जो हमने टोटल वेपर प्रेशर निकाला है उसको आप मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, वेपर फेज में, ठीक है। तो वो कैसे करना है, उसकी सिंपल सी डेरिवेशन है, y एंड yb दो मोल फ्रैक्शंस ले ली, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स की a एंड b की, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो pa किसके इक्वल आएगा, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन मतलब P इंटू वाई ए, ऐसी इसी तरह से PB आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पी एंड पीबी की वैल्यू जो हमने पिछली डेरिवेशन में निकाली है, दैट इज रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, उधर पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आ जाएंगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को टोटल प्रेशर में पुट कर दो। टोटल क्या था, इन दोनों का सम, तो दोनों का सम ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि क्या होता है आपके पास, जो आपकी मोल फ्रैक्शंस होती हैं, दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, मतलब XA एंड XB का सम 1 के इक्वल होएगा। तो उधर से आप XA की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी, 1 माइनस XB, ठीक है। तो XA की जगह पे क्या पुट कर दो, 1 माइनस XB, और इनको खोल दो सारे को, ठीक है। अब इनको खोलने के बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन बनेगा, XB इज इक्वल्स टू P माइनस P नॉट ए ओवर PB नॉट माइनस PA नॉट, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। मैंने 10th पेज नंबर पे इक्वेशन नंबर 5 लिखी हुई है, उधर पुट कर दो, ठीक है। XB की वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या करा आपने, PB नॉट माइनस PA नॉट को उधर ले जाओ PYB के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएंगी इक्वेशंस। अब क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड सारी ऐसा जो उतार दी, सिर्फ P कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और इधर से राइट हैंड साइड से
पी बी नॉट उधर ले गए, ठीक है, पी कॉमन आ गया तो पी बी नॉट इसके साथ माइनस हो गया, बाकी सारी एज सच रही। फिर क्या कर दिया, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो जिधर जिधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, जिधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, ये आप सबको पता है। अब जो पी कॉमन निकाला है उसके साथ वाली जो टर्म है वो सारी राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई बी, और वाई बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऐसे आपका रिलेट करता है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, तो मतलब वेपर प्रेशर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपकी एक और फॉर्म, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, ठीक है। फिर क्या करो, वाई बी, ठीक है, उधर क्या आ जाएगा, पी बी नॉट को कॉमन निकाल दो, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई बी, पी बी नॉट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, 1 माइनस वाई बी, अगेन ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स पी, ठीक है। मतलब वाई बी एक्स बी इज द सेम थिंग ना, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अलग अलग नोटेशंस दी हुई है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई ए के इक्वल, ठीक है, उधर वाई ए पुट कर दो, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 ओवर पी इज इक्वल्स टू वाई ए ओवर पी ए नॉट प्लस वाई बी ओवर पी बी नॉट। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करके पूछ लो, ठीक है। बाकी आइडियल एंड नॉन आइडियल वाला टॉपिक हम कल करेंगे।